हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो और आप सब ने बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपनी क्लास 10th की जो साइंस की बुक है उसका पहला चैप्टर। अपना पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। सबसे पहले अपने को जानना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो सबसे पहले अगर अपने को बात करनी है कि केमिकल रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है, एक रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे परिभाषित करेंगे, उसकी डेफिनेशन अगर अपने से पूछी जाए तो हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे। देखो, केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने से पहले अपने को इस चैप्टर के कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे अपने पास आएगा एक चेंजेस, ठीक है, या जिसको हम हिंदी में बोलेंगे परिवर्तन। अब ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक अपने पास आता है फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन, ठीक है। और एक अपने पास आएगा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जिसको हम हिंदी में बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन और केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन। अब ये दोनों होते क्या हैं? देखो, फिजिकल चेंज का मतलब है अगर किसी अभिक्रिया के दौरान या किसी पदार्थ में उसकी केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्मों में अगर परिवर्तन आ रहा है तो हम उनको बोलेंगे फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन। अब ये होते क्या है, जैसे देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अपने पास एक एग्जाम्पल है बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना ये अपना एक फिजिकल चेंज होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, जब बर्फ पिघलती है तो वहां पर केवल और केवल क्या होती है, उसकी फिजिकल जो चेंजेस आते हैं, वहां पर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में परिवर्तन आ रहा है, भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन आ रहा है। बर्फ जब पिघलती है, बर्फ यहाँ पर ठोस अवस्था में थी और ये जब पिघली तो ये किस अवस्था में आई, द्रव अवस्था में, यानी कि भौतिक परिवर्तन में इसकी केवल भौतिक जो गुणधर्म है वो बदल रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देखो भौतिक गुणधर्म, जब बर्फ पिघल रही है और ये द्रव यानी जल बना रही है, ठीक है, बर्फ जब पिघली, बर्फ से अपने को क्या मिला, जल। तो यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बना, कोई भी न्यू सब्सटेंस या कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बना। तो अपने को फिजिकल चेंज में हम क्या बोल सकते हैं कि फिजिकल चेंज में केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती है और कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता, ठीक है। इसके साथ ही जो हम बर्फ से जल बना है, इस जल से हम फिर से क्या बना सकते हैं, बर्फ। अगर इसको हम ठंडा करेंगे तो फिर से इससे बर्फ बन जाएगी। तो यहाँ से अपने को ये भी कंक्लूजन मिला कि फिजिकल चेंज जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। उनसे एक बार अपने को जो प्रोडक्ट मिल गया उससे हम वापस से रिएक्टेंट बना सकते हैं। बर्फ अपने को मिली आइस, आइस से अपने को क्या मिला, वाटर, वाटर से हम फिर से आइस प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही ये जो चेंजेस होते हैं, जो फिजिकल चेंज होते हैं या जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, वो टेम्परेरी होते हैं, अस्थायी होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम रासायनिक परिवर्तनों की या केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज क्या होते हैं, जब केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर चेंज आ रहा है तो वहां पर हम बोलेंगे केमिकल चेंज, ठीक है। इसका अगर एक एग्जांपल समझे तो देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे पर जंग लगना एक केमिकल चेंज है। इसके साथ ही अपने जो अगर डेली लाइफ के एक एग्जांपल की बात करें तो दूध से दही बनना, दूध से दही जब बनता है तो ये अपना एक केमिकल चेंज है, ठीक है। मिल्क टू कर्ड ये अपना एक केमिकल चेंज है। तो जैसे हमने फिजिकल चेंज में बोला था कि ये टेम्परेरी होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, वैसे ही केमिकल चेंज जो है वो क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं और इनमें जो है वो नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। केमिकल चेंज परमानेंट होते हैं, इनमें नया प्रोडक्ट बनता है और इसके साथ ही ये इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि एक बार अगर जो मिल्क है उससे अगर कर्ड बन गया तो फिर हम वापस कर्ड से जो है वो वापस मिल्क नहीं बना सकते, यानी कि ये चेंज जो है वो परमानेंट होते हैं, ठीक है। अब अपना जो टॉपिक था, ये अपना बेसिक था, अपना टॉपिक था केमिकल रिएक्शन। तो जब भी एक केमिकल चेंज होगा तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है। व्हेनेवर ए केमिकल चेंज ओक्यूर, whenever a chemical change occur we can say that a chemical reaction has taken place, okay। जब भी कोई एक रासायनिक परिवर्तन होता है हम बोल सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है।
ठीक है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से परिभाषित करते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया को। ये अपना बेसिक है, ठीक है, 9th क्लास का वैसे ये टॉपिक है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन वो ऐसा ही पूछ ले कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में 2 या 3 डिफरेंस बताइए। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जो बर्निंग होती है, कैंडल की बर्निंग, मोमबत्ती जो जलती है, मोमबत्ती का जलना जो है वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है, ये याद रख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी जो केमिकल रिएक्शन, उसको थोड़ा और अच्छे से डिफाइन कैसे करेंगे हम। देखो, एक केमिकल रिएक्शन जो होती है तो उसमें 2 चीजें होती है, केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया। एक रासायनिक अभिक्रिया को अगर डेफिनेशन की बात करें हम, तो व्हेनेवर ए केमिकल चेंज ऑक्यूर वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, जो हमने चेंजेस के बेस पर दी है। अब यहाँ पर एक दूसरी डेफिनेशन जो हम बात करते हैं कि इसको थोड़ा और अच्छे से डिफाइन करें, तो इसमें क्या बोल सकते हैं कि जब भी 2 रिएक्टेंट जो हो या 2 अभिकारक जब कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, नया उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर हमने 2 चीजें बोली है, एक तो हमने बोला है रिएक्टेंट्स और एक हमने बोला है प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद। तो केमिकल रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे कर देंगे कि when 2 or more reactant combined with each other and form new product, this process is known as chemical reaction। हिंदी में अगर इसको डिफाइन करें तो हम ऐसा बोलेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर नए उत्पाद बनाते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ पर हमने 2 वर्ड बोले हैं, अभिकारक और उत्पाद, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये होते क्या है, देखो, रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, एक केमिकल रिएक्शन जब होती है उसके दौरान जब जिनमें परिवर्तन होता है, जिनमें केमिकल चेंज होता है, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट या अभिकारक। अगर इसकी हिंदी में बात करें तो अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जिनमें एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है, ठीक है। इसके साथ ही प्रोडक्ट या उत्पाद, ये वे पदार्थ हैं जो एक रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं, ठीक है। एक रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उनको हम बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। यहाँ से अपने को केमिकल रिएक्शन की परिभाषा मिल गई। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो देखो, हाइड्रोजन जब अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाता है वाटर। अब हम साथ में ही बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन की, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। ये हमने एक रासायनिक केमिकल रिएक्शन लिखी, रासायनिक अभिक्रिया लिखी, और केमिकल इक्वेशन की भी हम बात करते हैं, रासायनिक समीकरण की भी हम बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो, हमने ये जो दोनों लिखे, एक रासायनिक अभिक्रिया को ऐसे लिखा जाता है, जो ये दोनों जो है वो रिएक्टेंट है, इनको अभिकारक बोलते हैं हम। ये जो मिलकर उत्पाद बनाते हैं उसको ऐसे लिखते हैं, बीच में एरो मार्क लगाना है अपने को, ठीक है। अब अगर मैं हाइड्रोजन का सिंबल लिख दूं H2, अपने को पता है हाइड्रोजन का सिंबल H2 होता है, ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो होता है O2, और वही एरो मार्क लगाना है अपने को। और वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। तो अब अपनी ये क्या है, एक रासायनिक समीकरण, ठीक है। ये अपनी रासायनिक समीकरण थी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और जल बना रहा है। अब इस रासायनिक समीकरण में हम और क्या क्या सूचनाएं दे सकते हैं, कैसे इनको और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, तो हम बता सकते हैं इनकी फिजिकल स्टेट कि किस अवस्था में है। तो यहाँ पर अगर कोई पदार्थ जो है वो ठोस अवस्था में है तो उसके लिए सॉलिड अगर फॉर्म में है, अगर कोई रिएक्टेंट या जो प्रोडक्ट है वो सॉलिड में है तो हम छोटा सा s लिख देंगे। अगर कोई लिक्विड में है तो हम उसके साथ लिखेंगे L, और अगर गैसीय स्टेट में है तो हम लिखेंगे G। इसी के साथ अगर केमिकल रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, यानी गैस उत्सर्जित हो रही है, गैस निष्कासित हो रही है, तो हम ऊपर की तरफ एक तीर बना देंगे। वहीं अगर केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है या अवक्षेप का निर्माण हो रहा है तो हम एक नीचे की तरफ तीर बना देंगे। इसके साथ ही अगर कोई वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट बन रहा है, जल में घुलनशील, तो उसके लिए हम लिखेंगे छोटा सा AQ, डन है। इस अभिक्रिया के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो होती है वो गैसियस फॉर्म में होती है, तो इस फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं हम G। ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में होती है, और जो वाटर होता है वो लिक्विड, तो यहाँ पर L हमने लिख दिया, ठीक है। ऐसे एक केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है। इसके बाद अपने पास आती है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना, कि एक केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। देखो,
सबसे पहला यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि अपने को एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की नीड ही क्यों है, क्या नीड है कि हम इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ से अपना एक कंसेप्ट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो 9th क्लास का टॉपिक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो दिया था एक साइंटिस्ट थे एंटोनी लेवोइजर। इन्होंने 1789 में ये लॉ दिया था। 1789 में ये लॉ दिया और इन्होंने क्या बोला, इस लॉ का जो स्टेटमेंट है, इसे नियम, ये जो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसको हिंदी में बोलते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो स्टेटमेंट है ये बोलता है कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता, एक केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग जो है वो मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता। यानी कि जो मास होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। हिंदी में अगर इसको बोले तो एक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता। ठीक है, इट मीन्स कि अभिक्रिया जब होगी तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मास जो है वो इक्विवेलेंट रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है लेकिन प्रोडक्ट में 2 है, बट ऑक्सीजन 2 है लेकिन प्रोडक्ट में 2 नहीं है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, ये जो अभिक्रिया है वो अपनी बैलेंस्ड नहीं है, संतुलित नहीं है। और जो अभिक्रिया संतुलित नहीं होती है उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड या स्केलेटल केमिकल रिएक्शन, और हिंदी में बोलते हैं असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब इनको संतुलित करना कैसे होता है, कारण अपने को पता चल गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं, तो ये कारण अपने को बता देना है। ठीक है, अब अपने बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को हम संतुलित करते कैसे हैं। तो देखो इसके लिए अपने पास एक मेथड आती है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि क्या बोलती है कि सबसे पहले इनको जो है इनको एक बॉक्स में बंद कर लेना है, इस तरीके से इनको एक बॉक्स में बंद करना है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड स्टेप जो होती है इसमें अपने को एक बॉक्स बनाना है। अगली स्टेप हिट एंड ट्रायल विधि बता रहा हूँ। ठीक है, हिट एंड ट्रायल विधि के बाद सबसे पहला स्टेप ये है, इनको बॉक्स में बंद करना है। उसके बाद एक ऐसा बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स में अपने को लिखने हैं कि कौन कौन से एटम्स जो है वो एक अभिक्रिया में आ रहे हैं। तो यहाँ पर अपने पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ रहे हैं। इसके साथ इस हाइड्रोजन की जो अभिकारक है रिएक्टेंट में ये कितने हैं और प्रोडक्ट में ये कितने हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऐसा अपने को लिख देना है। इसके बाद अपने को इनको केवल और केवल मल्टीप्लाई करना है इस बॉक्स में। जिसको भी अपने को बैलेंस करना है ना, जिसको भी संतुलित करना है, उसको केवल और केवल अपने को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल विधि अपने को इजीली आ जाएगी अगर अपने को रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आ गया तो देखो इसको संतुलित करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन अपना संतुलित है लेकिन ऑक्सीजन अपना असंतुलित है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मैं इसको गुणा कर दूं, तो ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गए, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर अब हाइड्रोजन जो है वो 4 हो गए और रिएक्टेंट में अपने हाइड्रोजन केवल 2 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये एक जो रासायनिक समीकरण है ये अपनी संतुलित हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से एक रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण को हम संतुलित करते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखो मैग्नीशियम जो है वो जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस अभिक्रिया को हम संतुलित कैसे करेंगे, देखो मैग्नीशियम इधर रिएक्टेंट में 1 है, अभिकारक में प्रोडक्ट में भी 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन केवल 1 है, तो ऑक्सीजन अपना अनबैलेंस्ड है। तो इसको बैलेंस्ड करने के लिए सेम वही अपना मल्टीप्लाई करना है। तो इसको यहाँ पर मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो अब अपना ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम जो है वो इधर 2 हो गए लेकिन इधर 1 है, तो इसको भी अपने को 2 से गुणा कर देना है। इस तरीके से एक रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, वो आपको एक स्केलेटल केमिकल रिएक्शन देगा और उसको बैलेंस्ड करवाएगा। अब अपना टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो अपने पास आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में अपने पास पहला जो प्रकार आता है वो अपने पास आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसी को हम हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अगर अपने को पूछे कि संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि whenever 2 or more reactant react with each other
and form a single product. This process is known as chemical reaction, or we can say that a type of reaction in which two or more reactant react with each other and form a single product. This process is known as combination reaction. हिंदी में अगर बोलें तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, उदाहरण की अगर हम बात करें तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो, जो हमने परिभाषा बोली है, टू और मोर रिएक्टेंट, दो या दो से अधिक अभिकारक मिल रहे हैं और एकल उत्पाद बन रहा है। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल लिया था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके H2O बनाता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो भी अपने को याद रहे वो याद रख लेने। अब यहाँ पर ये वाली जो रिएक्शन है ना, मैग्नीशियम वाली, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग से पहले उसको सैंड पेपर से क्लीन करना होता है, क्या कारण है? इसका कारण ये है कि मैग्नीशियम जब ओपन एयर में रहता है तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जिससे जो इसकी बर्निंग को हिंडर करती है, इसकी बर्निंग में बाधा उत्पन्न करती है। तो उसकी कंप्लीट बर्निंग करवाने के लिए, उस मैग्नीशियम रिबन की कंप्लीट बर्निंग करवाने के लिए हम उसको पहले सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। सैंड पेपर से जैसे ही उसको क्लीन करेंगे, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जो बनी है ये हट जाएगी और उसकी अच्छे से बर्निंग हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी है कि इसकी जब बर्निंग करवाते हैं मैग्नीशियम रिबन की, तो इसके लिए अपने को आई प्रोटेक्शन की नीड होती है। तो ये जो है वो डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है, डेजलिंग वाइट फ्लेम, चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ ये जलता है, जो अपने को अपनी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, अगली अपने पास जो रिएक्शन आती है वो अपने पास आती है वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? देखो, वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी है, इसके जस्ट अपोजिट हो जाती है। इसमें क्या हो रहा था, दो रिएक्टेंट मिल रहे थे और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। बट जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूटेगा और छोटे छोटे जो है वो प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन या दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अपने पास टाइप्स आते हैं। पहला अपने पास टाइप आता है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन या उष्मीय वियोजन। ठीक है, उष्मीय और ताप ये अपने को 10th क्लास में लगभग ये एक ही पढ़ना है। ठीक है, दोनों को एक ही प्रकार माना गया है। तो उसमें या थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? जब वियोजन किसकी वजह से हो, जब डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हो? हीट की वजह से, उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो FeSO4 फेरस सल्फेट को जब हम हीट करवाते हैं तो ये बनाता है Fe2O3 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको जब हम हीट करवाते हैं तो ये बनाता है लेड ऑक्साइड PbO NO2 और O2। ठीक है, ये NO2 जो है वो यहाँ पर ब्राउन कलर की गैस होती है, एक भूरे रंग की गैस होती है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि लेड नाइट्रेट का जब डिकम्पोजिशन होता है तो ये एक गैस बनाता है जो कि भूरे रंग की है, उसका नाम, तो ये हो जाएगी NO2। ठीक है, ये होती है अपनी थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके बाद अपने पास आता है लाइट डिकम्पोजिशन। ठीक है, लाइट डिकम्पोजिशन, जब डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हो? सनलाइट की वजह से, उसको हम बोलेंगे लाइट डिकम्पोजिशन या प्रकाशीय विघटन। ठीक है, प्रकाशीय विघटन। इसमें अपने पास एग्जाम्पल आएगा, देखो AgBr और AgCl, जब इनको सनलाइट में रखा जाता है, जब AgCl और AgBr को जो है वो हम सनलाइट में रखते हैं तो ये जो है वो ब्रेक डाउन होके Ag और Br जो है वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, Ag और Br, देखो एग्जाम्पल AgBr, इसको बोलते हैं हम सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड। इन दोनों को जब सनलाइट मिलती है, सूर्य का प्रकाश जब इनको मिलता है तो ये बनाते हैं Ag और Br2, इसके साथ ही Ag और Cl2। ठीक है,
अब ये जो अभिक्रिया है इनका यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में इनको यूज किया जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। प्रकाशीय वियोजन में अपने पास आती है और इनका यूज जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखो हमने सनलाइट लिखा है, ये सनलाइट एक्चुअल में यहाँ पर क्या रोल कर रही है, ये सनलाइट जो है वो कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो किसी रिएक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन उस रिएक्शन की जो स्पीड है उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं। वी कैन डिफाइन कैटालिस्ट आर द सब्सटेंस विच कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विदाउट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन। उनमें एक केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग वो खुद जो है उनमें कोई चेंज नहीं होता, अनचेंज रहते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन की स्पीड को जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं कैटालिस्ट। ठीक है। तीसरा जो अपने पास प्रकार आता है, तीसरा जो टाइप आता है अपने पास वो आता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या विद्युत अपघटनी वियोजन। देखो जब भी हम एक सॉल्यूशन लेंगे, एक बीकर में हमने जो है वो वाटर का सॉल्यूशन लिया और इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड बनाए, कैथोड और एनोड, और इनको जो है वो बैटरी से कनेक्ट करा। जैसे ही इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, जैसे ही इसमें करंट का फ्लो होगा, तो ये H2 जो है ये टूटेगा H2 प्लस O2 में। ये होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। जब डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हो, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। डन है। इसके बाद अपने पास थर्ड टाइप आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया तीसरा अपने पास टाइप है ये एक केमिकल रिएक्शन का। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। हिंदी में इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। हिंदी में अगर बोलें तो वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखो फेरस जो होता है जब इसकी रिएक्शन होती है कॉपर सल्फेट के साथ, तो ये बनाता है FeSO4 और साथ में ये कॉपर रिलीज कर देता है। ठीक है। ये अभिक्रिया जो है वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, क्योंकि देखो फेरस जो है ना वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और खुद वहां पर ऐड हो रहा है। ठीक है। क्योंकि फेरस जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए इसको इसके जो कम सॉल्यूशन है उससे डिस्प्लेस कर रहा है ये, और खुद वहां पर ऐड हो रहा है, विस्थापित कर रहा है। ठीक है। ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो है वो कलर चेंजिंग आती है। पूछ सकता है अपने को, यहाँ पर इस कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ब्लू, नीला। ठीक है। और जो फेरस सल्फेट बनता है उसका कलर हो जाता है हरा, पेल ग्रीन या हल्का हरा। ठीक है। इसलिए ये रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। Pb की जब रिएक्शन होती है CuCl2 के साथ तो ये बनाता है PbCl2 प्लस Cu। ठीक है। एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें तो Zn जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है ZnSO4 प्लस H2। ये सारे जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ही एग्जाम्पल है। इसके बाद अगली जो रिएक्शन आती है वो अपने पास आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हिंदी में इसको बोलेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ट्रांसफर ऑफ आयंस टेक प्लेस बिटवीन रिएक्टेंट्स। हिंदी में अगर बोलें तो वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के बीच, जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उस अभिक्रिया को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो देखो Na2SO4 सोडियम सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट इसका नाम है। इसकी अभिक्रिया जब होती है किसके साथ, BaCl2 के साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, तो ये बनाता है BaSO4 बेरियम सल्फेट और साथ में ये बनाता है NaCl सोडियम क्लोराइड। अब इस अभिक्रिया में इंपॉर्टेंट क्या है,
इस अभिक्रिया में देखो ये जो बेरियम सल्फेट बनता है ना, ये बनता है प्रेसिपिटेट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप। बेरियम सल्फेट इस अभिक्रिया में बन रहा है अवक्षेप प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर जिस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, उस अभिक्रिया को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जहाँ पे बुक में इसने डिस्प्लेसमेंट लिख रखी है ना, और ये एग्जाम्पल लिख रखा है, वहीं पे इसने डाल रखा है कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो अच्छे से उसको पढ़ लेना है, हो सकता है वो एग्जाम में यही पूछ ले कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होती है। तो वो रिएक्शन जिसमें क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो वाटर में इनसोल्युबल होता है, हिंदी में इसको अवक्षेप बोलते हैं। ठीक है, अगर डबल डिस्प्लेसमेंट की एक एग्जाम्पल की और बात करें तो देखो NaOH की जब रिएक्शन होती है HCl के साथ, तो ये बनाता है NaCl और H2O। ये भी अपनी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, याद रख लेना, ये जो रिएक्शन लिखी है ये अपने सेकंड चैप्टर में भी काम आ जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे वहां पर हम इसको। ठीक है, ये अपने 4 टाइप थे केमिकल रिएक्शन के। अब कुछ और टाइप की बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के। जैसे अपने पास एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन आएगी, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, कि ये क्या होती है। ऑक्सीडेशन, हिंदी में इसको बोलेंगे उपचयन। अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, या तो ऑक्सीजन ऐड हो सकती है या हाइड्रोजन रिमूव हो सकती है। ठीक है, अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन या उपचयन अभिक्रिया। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CO2 बनाता है, बोलो ऑक्सीजन ऐड हो रही है। ठीक है, कैल्शियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रिएक्ट होके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये हो गई अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। जब भी ऑक्सीजन ऐड होगी या हाइड्रोजन रिमूव होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। इसका अगला टाइप जो अपने पास आता है वो अपने पास आता है रिडक्शन। ठीक है, या अपचयन। अब ये क्या होती है, देखो जब अभिक्रिया में क्या हो रहा हो, ऑक्सीजन रिमूव हो रही हो, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, लेकिन इनमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऐड होगी, या सॉरी इनमें ऑक्सीजन ऐड हो रही थी और इनमें क्या होगी, ऑक्सीजन रिमूव होगी या हाइड्रोजन ऐड होगी। तो वह अभिक्रिया जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं रिडक्शन या अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो या हाइड्रोजन में वृद्धि हो, उस अभिक्रिया को बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। और जब ये दोनों साथ में होती है, जब ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन या उपचयन अपचयन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखो कॉपर ऑक्साइड की जब रिएक्शन होती है H2 के साथ, तो ये बनाता है कॉपर और साथ में बनाएगा H2O। अब इस अभिक्रिया को अगर ध्यान से देखें तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। किसकी रिडक्शन हो रहा है, देखो कॉपर ऑक्साइड जो है ना वो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन लेस हो रही है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है कॉपर में। इसी के साथ जो हाइड्रोजन है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें जो है वो ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए कैसी रिएक्शन हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन। जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उपचयन और अपचयन दोनों हो, उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद अपने पास रिएक्शन के टाइप आते हैं जो जब एनर्जी निकलती है, ठीक है, उसके बेसिस पर। तो वहां पर अपने पास 2 टाइप आते हैं, एक अपने पास आता है एक्सोथर्मिक और एक अपने पास आता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक 2 टाइप आते हैं अपने पास। पहले बात करते हैं एक्सोथर्मिक की। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। ठीक है, यानी कि जिसमें हीट जो है वो एग्जिट होती है। तो ये वाली रिएक्शन होती क्या है, ऊष्माक्षेपी। देखो वो अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है, प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी भी ही निकलती है, उनको हम बोलते हैं रेडॉक्स ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ठीक है, जिनमें एनर्जी भी निकलती है उसको हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो अगर डेफिनेशन की हम बात करें, परिभाषा की बात करें, तो वह अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है या ऊर्जा का निष्कासन होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ठीक है, जिन रिएक्शंस में क्या होती है, हीट या एनर्जी भी साथ में निकलती है, रिलीज होती है।
अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखो CH4 मीथेन का जब दहन होता है तो ये बनाता है CO2 H2O और साथ में एनर्जी या ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा निकल रही है। अब यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, रेस्पिरेशन जो है ना, श्वसन, रेस्पिरेशन या श्वसन जो है वो अपनी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे है पूछे, एक क्वेश्चन ये 1 नंबर और 2 नंबर में पूछ सकता है। पहला 1 नंबर में जब पूछेगा तो इतना ही पूछेगा कि रेस्पिरेशन जो है वो कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। तो कैसी रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट निकल रही है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगी। लेकिन अगर 2 नंबर में पूछेगा तो पूछेगा कि इसको एक्सप्लेन करो कि ये कैसे है। तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखो अपनी बॉडी में जो है वो बनता है ग्लूकोज C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। अब जब हमने ऑक्सीजन जो है वो अंदर ली तो इसकी रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ और ये बनाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड और इसी के साथ ये बनाएगा एनर्जी या ऊर्जा। तो देखो इस अभिक्रिया में ऊर्जा निकल रही है, ग्लूकोज की रिएक्शन हुई ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वाटर बना और एनर्जी बनी। तो जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोल देंगे, उष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये जो है वो रेस्पिरेशन को प्रूव कर रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो ये अपने को पूरी लिखनी है, इसके साथ लैंग्वेज लिखनी है कि कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वो जब ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इसके साथ ही अपने पास आएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक को हिंदी में बोलेंगे उष्माशोषी। उष्माशोषी अभिक्रियाएं वे होती है जिनमें अपने को बाहर से उष्मा देनी होती है। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं को बाहर से उष्मा दी जाती है उनको हम बोलते हैं उष्माशोषी। तो इसमें कोई भी जो अपनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है वियोजन अभिक्रिया का, वो इसमें चल जाएगा, कोई भी लिख देना। ठीक है, एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हम हीट करवाते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaO और CO2 में टूटता है, यहाँ पर हम उष्मा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपना क्वेश्चन, ये अभिक्रिया अपने कई जगह काम आएगी। इसको जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं क्विक लाइम या बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, इसको हम बोलते हैं संगमरमर। ठीक है, या मार्बल, संगमरमर या मार्बल। और इंग्लिश में इसको इसका केमिकल जो नेम है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। इसके साथ ही एक और अपने को पढ़ना है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना या स्लेक्ड लाइम। अपने को 3 चीजें मिल गई, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना या स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर, याद रख लेना। अब देखो ये जो अभिक्रिया होती है इससे देखो कुछ रिलेटेड एक अभिक्रिया और है अपने पास, कैल्शियम ऑक्साइड की जब अभिक्रिया होती है पानी के साथ तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में ऊर्जा। ठीक है, इसमें भी ऊर्जा निकल रही है। इसके साथ ही साग सब्जियों से जो कंपोस्ट बनता है, ठीक है, जब वो विघटित होती है उनका डिकम्पोजिशन होता है तो ये भी एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण है, याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद अपने पास इस चैप्टर का जो लास्ट कंसेप्ट आता है वो अपने पास आता है कोरोजन और रेनसिडिटी। इसके बाद अपना चैप्टर जो है वो एंड होता है, कोरोजन और रेनसिडिटी। इसकी फटाफट से बात कर लेते हैं कि कोरोजन होता क्या है। हिंदी में इसको बोलते हैं संक्षारण। देखो होता क्या है कि जब लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, सभी ने देखी है ना, जब भी कोई मेटल जो है वो ओपन एयर में रहती है तो ये जो है अपने सराउंडिंग जो है वो ऑक्सीजन है, वाटर है, इनसे जो है वो
इनके कांटेक्ट में आती है और इनके कांटेक्ट में आते ही इसका जो सरफेस है वो खराब हो जाता है। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, कोरोजन या संक्षारण। हिंदी में अगर बोलें तो जब भी कोई धातु जो है वो हवा में या आर्द्रता इनके संपर्क में आती है तो इसकी सतह जो है वो संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कोरोजन। इंग्लिश में अगर बोलें तो ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय इट्स सराउंडिंग सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन and water, then its surface gets corrode and this process is known as corrosion। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, ये जो है वो अपना कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। सिल्वर पर जो है ब्लैक कलर की कोटिंग भी कोरोजन का एग्जाम्पल है, और कॉपर पर जो है वो कोटिंग आ जाती है ग्रीन कलर की, तांबे पर हरे रंग की परत, ये भी कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। इसी के साथ रस्ट का जो फॉर्मूला होता है, जंग का जो सूत्र होता है वो होता है Fe2O3.X रस्ट का सूत्र, जंग का सूत्र। अब कोरोजन से अपने को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे बचाव के उपाय। पहला अपने पास जो बचाव से उपाय आएगा वो आएगा बाय अप्लाइंग ऑयल एंड पेंट। अगला जो अपने पास तेल या रंग लगाकर, ठीक है। इसके बाद अपने पास आएगा गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन। ये कोरोजन से कुछ बचाव के अपने पास उपाय है प्रिवेंशन के। इसके साथ अपने पास आती है रेंसिडिटी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं विकृत गंधिता। होती क्या है, देखो विकृत गंधिता क्या होती है, जब भी कोई फैट या ऑयल कंटेनिंग मटेरियल होता है, फूड मटेरियल होता है, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने से उसकी जो टेस्ट है, उसका टेस्ट और उसकी जो स्मेल है वो एकदम से बदल जाती है। इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। व्हेन ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ oxygen, then they get oxidized or this process and they get oxidized and their smell and taste gets changed। this process is known as rancidity। और हिंदी में बोलें कि जब वसा और तेल युक्त सामग्री जो है वो हवा के संपर्क में आती है तो वो ऑक्सीकृत हो जाती है और उनका गंध और स्वाद बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। अब रेंसिडिटी से भी अपने को प्रिवेंशन के जो मेथड्स है, बचाव के उपाय, इसमें अपने पास आता है कि एक तो इनको एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर हवा के संपर्क में नहीं आए। ये फ्रिज में हम खाने को रख सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो ये बनता है कि चिप्स के पैकेट जो होती है ना, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, उनमें भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। चिप्स के पैकेट में जो है वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। यहाँ पर अपना चैप्टर जो है वो खत्म होता है। उम्मीद है आप सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अब भी किसी के कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ दे, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट संडे या नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपना सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। थैंक यू।